नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार एक बार फिर आपके सामने केवाईसी सीरीज लेकर के आ गया हूं, यानी कि नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज। जहां पर इस सीरीज के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद। तो क्या होता है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद? भारत के अंदर तमाम ऐसे संस्थान हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐसे परिषद या काउंसिल हैं जहां पर ये सहकारी संघवाद की झलक देखने को मिलती है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और भारत जैसे देश में हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को दोस्तों। अगर हम दोस्तों भारत की राज व्यवस्था को देखें तो आपने पढ़ा होगा कि इंडियन पॉलिटी हमारी क्या है, 3 टियर सिस्टम के अंतर्गत काम करती है। यानी कि पहले टियर के अंदर हमारी केंद्र सरकार, फिर हमारी राज्य सरकार और फिर हमारी जो स्थानीय सरकार है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज हो या पंचायत हो, वो हमारी काम करती हैं। और हमारे और आप जैसे जो आम जनमानस है, इनके भलाई के लिए, देश के विकास के लिए तमाम नीतियों को हमारा लाया जाता है। अगर हम इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा या सहकारी संघवाद इस कॉन्सेप्ट को दर्शाता है जहां पर हमारी केंद्र और राज्य की सरकार एक साथ मिलकर के हमारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और देश के विकास के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को या ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसी फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि जब देश के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के नीतियों को बनाती है, कार्यक्रमों को बनाती है, जिससे कि देश का विकास हो। अगर हम यहां पर बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया को अगर आप देखो तो भारत के हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं एट प्रेजेंट। अगर हमारी केंद्र की सरकार पूरे भारत के लिए एक जैसी योजना बनाएगी तो ऐसे में हर एक राज्य की जो जरूरतें हैं या हर एक राज्य की जो परेशानियां हैं, उसको हमारा डायरेक्टली सरकार एड्रेस नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के लिए हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा हमारा क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो। यानी कि वहां के डेवलपमेंट में अगर सरकार हमारे शिक्षा के लिए या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए तो बिहार का डेवलपमेंट होगा। इसी तरह अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पे हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इशू हो। तो हर एक राज्य की जो अलग अलग समस्याएं हैं, उनको राज्य सरकार तो एड्रेस कर रही है, लेकिन ऐसी नीतियों को अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर के एड्रेस करती है तो उससे हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत उन समस्याओं का समाधान करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से और हमारा क्या है, एक डबल इंजन के साथ क्या करते हैं, रिजॉल्व करने का काम करते हैं। तो भारत के अंदर ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जिस भी समस्या का समाधान हमें चाहिए तो उसके लिए केंद्र सरकार भी हमारा लगी हुई है और राज्य सरकार भी अपनी नीतियों और योजना के तहत उसका समाधान ला रही है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर बताया कि हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों एक साथ मिलकर के क्या कर रही हैं, हमारे डेवलपमेंट या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रही हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसके हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स या इसके कुछ फायदे क्या है दोस्तों? पहली चीज तो अगर आपने देखा होगा, हमारे जो संविधान है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स या सूचीज बनाई गई हैं, यानी अलग अलग सूचियों को बनाया गया है। यानी कि कुछ चीजों को हमारा केंद्र सूची में, कुछ को राज्य सूची में और कुछ हमारी समवर्ती सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में दी गई है। यानी कि अगर कोई भी चीज यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती है तो वहां पर केंद्र सरकार का हमारा क्या है, जुडिक्शन। कोई स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जुडिक्शन। और कंकरेंट लिस्ट में आता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उसके लिए क्या है, पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। तो ऐसे में जब हमारे संविधान के अंदर अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो ऐसे में हमारा जो वर्क है वो स्पेसिफाई हो जाता है। लेकिन अगर हमें इंडिया को, अगर हमें अपने भारत को क्या करना है, तेजी के साथ विकास करना है और देश की समस्याओं का एक क्या है, एक हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत उसका रेजोल्यूशन करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो यहां देखने को मिलता है। यानी कि केंद्र सरकार अपनी सूचियों की नीतियों को बनाते हुए क्या करे, राज्य सरकार के अधीन जो चीजें आ रही हैं
उसको उसके साथ समन्वय लेकर के चले। इसी तरह यहां पर हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का पॉलिसीज में कोलैबोरेशन होता है। जैसे अगर आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा है कि अनाजों को प्रिक्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। इसके अलावा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार से अनाज को वो ले और राज्य सरकारों तक वितरण करे और उसका भंडारण करे। राज्य सरकारों के पास जब अनाज आ जाता है तो राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में गरीबी रेखा को या फिर हमारे जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको कार्ड जारी करते हैं और उनको उस राशन का या फिर उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत वो लाभ देते हैं। तो वहां पर अगर आप देखो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के हमारी खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं और गरीबों को हमारा अन्न उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा एक प्रकार का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही हैं। इसी तरह हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि नीति आयोग या फाइनेंस कमीशन, ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि अगर आपने देखा होगा भारत में जो प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन में वहां पे राज्य सरकारों का कोई भी योगदान नहीं होता था। जबकि अब की जो हमारा थिंक टैंक है नीति आयोग, जो 2015 में स्थापित हुआ था एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, तो वहां का जो गवर्निंग काउंसिल होता है उसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं? उसके हिस्सा होते हैं। तो राज्यों की जो समस्याएं हैं, जब हम पॉलिसीज को या नीतियों को बना रहे हैं तो वो गवर्निंग काउंसिल के अंतर्गत ही हमारा क्या है? उस पर चर्चा होती है और उस पर जो भी हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, वहीं पर करके फिर उसको आगे जाकर के हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो नीति आयोग कहीं ना कहीं क्या है? हमारा एक इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है जो सहकारी संघवाद को या फिर हमारा कॉपरेशन को दर्शा रहा है। इसी तरह कई बार सरकार के द्वारा हमारा ग्रांट्स या फंड दिया जाता है राज्य सरकारों को। जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, है ना? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यानी कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं। तो ये योजनाओं में केंद्र सरकार फंडिंग निर्धारित करता है राज्य सरकारों को, ताकि वो भी अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करे और राज्यों के ऊपर पूरा बर्डन ना है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी वहां पर देती है। तो वो सब स्कीम्स क्या है? हमारे अनुदान या फिर वो स्कीम्स क्या है? फाइनेंशियल हमारा असिस्टेंस के अंतर्गत आएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। इसके अलावा जैसे कोविड के समय में आपने देखा होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मिल करके हमारे कोविड के लिए हमारी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया गया था, ताकि कोविड के प्रसार को रोका जाए और कोविड के दौरान जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था उसको वापस से पुनर्स्थापित किया जाए। तो ये सब कुछ क्या है? विशेष फीचर्स हैं हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। तो यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके हमारी नीतियों को या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, जब हमारे देश के विकास को करना हो या हमारी समस्याओं का समाधान करना हो, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हमारे कुछ और संस्थान हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जीते जागते नमूने हैं। जैसे अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल को देखो, जो कि क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप में से काफी स्टूडेंट के मन में सवाल आया होगा कि सर आप नीति आयोग की बात कर रहे थे, तो नीति आयोग में हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिख रहा है, लेकिन वो तो हमारा क्या है? एक हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर वैधानिक संस्थान है, थिंक टैंक है। तो क्या संविधान में भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह है? बिल्कुल है। हमारे देश का जो जीएसटी परिषद है वो भी तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन कौन होता है? हमारे देश की वित्त मंत्री। हमारे देश का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो क्या होगा? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा हर स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो हमारी सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है वो इसका मेंबर होता है। तो यहां पर भी आप देखिए राज्य सरकार के नुमाइंदे और हमारी वित्त मंत्री या केंद्र सरकार दोनों मिल करके हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को या जीएसटी के रेट्स को निर्धारित करते हैं कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा जीएसटी का। इसके अलावा नीति आयोग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका जो गवर्निंग काउंसिल है वो अपने आप में क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जागता एग्जांपल है। तो ये दोस्तों आज का टॉपिक था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे जुड़े हुए कई सवाल एग्जाम्स में, प्रीलिम्स और मेंस में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है तो कमेंट में अपने सवाल या डाउट मेरे से जरूर पूछेगा।
और मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक में, एक नए सेशन में। और इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे सेशन में जुड़े हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, निर्मेश सर के नाम से सर्च करके, या फिर इस बार कोड को स्कैन करके आप मेरे सीधे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको मेरी क्लासेस के लिंक्स एंड पीडीएफ एवरीथिंग मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आज ही मेरे कोड NIR लाइव का यूज करिए और सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।